वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो कैसे हैं आप सब? नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। सुनिए, जहाँ से कल से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। उधर नागपुर में रजनी की माँ ने सारा घर सिर पर उठा रखा था। रामू उनके घर का नौकर परेशान है मालकिन की जल्दबाजी से। अभी पूरे 3 दिन हैं रजनी बीवी जी के घर जाने को, लेकिन उसके पीछे पड़ी हैं। रामू, सारा सामान अच्छे से पैक कर ले। मैंने तुझे जो लिस्ट दी है ना, उसमें कुछ भी सामान नहीं छूटना चाहिए। आखिर हम मायके वाले हैं रजनी के, और उसकी ससुराल में ये पहला मौका है। समधन जी भी खुश हो जाएंगी सब सामान देखकर। रजनी की माँ बहुत खुश हो रही थी और अपने नौकर रामू से कह रही थी। रजनी की माँ किचन में अकेले ही बड़बड़ाए जा रही है। तभी सागर उन्हें पीछे से आकर पकड़ लेता है। मम्मी मम्मी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? अभी पूरे 3 दिन हैं हमें वहाँ जाने में। आपने भी बेवजह परेशान कर रखा है रामू को। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? सब मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा ऑफिस से फुर्सत नहीं, तुझे पढ़ाई से फुर्सत नहीं, नितिन और निर्मला हॉस्टल से अभी तक आए नहीं। ओ मम्मी, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम लोग ही जाएंगे रजनी की ननंद की शादी में। वैसे भी छोटा शहर है, नितिन और निर्मला को शूट नहीं होगा। तुम तो जानती हो दोनों का नेचर, उन्हें तो रहने ही दो मम्मी। अच्छा सागर बेटा, तेरी जो मर्जी। अच्छा ले, दूध पी ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जॉगिंग से आकर सीधे रूम में चला जाता है, आवाज़ भी नहीं देता, वरना मैं रामू के हाथ वहीं भिजवा देती। सागर बोला, अभी अभी तो नहा कर आया हूँ, यह देखो अभी बाल भी गीले हैं। कहकर उसने अपना सर हिलाया। बालों का सारा पानी उसकी माँ के चेहरे पर जा पड़ा था। बस, यह बचपन की आदत कब छोड़ेगा तू? अब तो जवान हो गया है, कुछ तो शर्म कर लिया कर, सागर की माँ ने कहा। माँ, आपसे कैसी शर्म? आप जानती हैं ना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। आई लव यू मम्मा, कहकर गले लग जाता है। थैंक यू सो मच, सागर की माँ ने कहा। सागर रजनी से मात्र 2 साल छोटा था। सांवली रंगत, गहरी बड़ी बड़ी आँखें, हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी होठों पर। माँ की आँखों का तारा था, धीर गंभीर स्वभाव, आकर्षक कदकाठी, थोड़ी भारीपन लिए आवाज़। बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व था सागर का। पापा भी उसे दोस्त की तरह मानते थे, हर मामले में उसकी राय पूछा करते थे। वो बहुत ही समझदार था। वो आज के फैशन परस्त मॉडर्न लड़कों से ज़रा हटकर था। उसके लिए उसकी फैमिली सबसे पहले थी, उसके बाद कैरियर, और सबसे बाद में आती थी मौज मस्ती। उसे डांस क्लब जाना पसंद नहीं था, हमेशा वीकेंड पर कहीं भी शहर के आसपास नेचर में जाना पसंद करता था। सब उसके दोस्त उसे बाबा आदम कहकर चिढ़ाते थे, उसे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कॉमर्स का स्टूडेंट था, लास्ट ईयर में पढ़ रहा था। बचपन से ही सीए बनने का शौक़ था। पापा ने भी पूरा सहयोग किया था। उसके बाद उसे छोटा नितिन और निर्मला दोनों जुड़वा होने की वजह से एक ही क्लास में थे। नितिन को इंजीनियर बनना था, वहीं निर्मला डॉक्टर बनने का सपना लेकर बड़ी हुई थी। सो दोनों भाई बहन पूना में थे हॉस्टल में। वो दोनों मॉडर्न लाइफ स्टाइल पसंद करते थे, लेकिन सागर से बहुत प्यार करते थे। सागर था ही ऐसा कि उसे हर कोई पसंद करता था। आजकल के लड़कों वाला एटीट्यूड, छिचोरापन तो उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। माँ सबसे ज़्यादा सागर से ही प्यार करती थी, और सागर भी माँ के बेहद करीब था। हर छोटी से छोटी बात माँ बेटे में शेयरिंग होती थी। माँ भी मोहित थी उसके कृष्ण कन्हैया जैसे सलोने रंग रूप पर, और वो माँ की इतनी केयर भी करता था, जबकि आजकल के बच्चों के विचार माँ बाप से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इस दौर में भी सागर जैसे बेटे यदा-कदा पैदा हो जाते हैं, जिनके माँ बाप गर्व महसूस कर सकें अपने माँ बाप होने के। रजनी भी इतनी संस्कारवान थी कि इतने साल हो गए राकेश और उसके परिवार ने हमेशा तारीफ़ ही की थी। आज के ज़माने की एक परफेक्ट फैमिली थी सागर की फैमिली। उसके इसी बेगाने अंदाज पर फिदा थी अभिलाषा, सागर की क्लासमेट थी, काफ़ी खूबसूरत रईस बाप की इकलौती बेटी। काफ़ी मॉडर्न लड़की थी,
वेस्टर्न कपड़े पहनना लड़कों के लिए आंखें सेकने की खुली दुकान थी। सागर को चिढ़ होती थी ऐसी बेहूदगी पर, वहीं उसके दोस्त पूरा एंजॉय करते थे, उसे चिढ़ाते थे। कॉलेज की सबसे सेक्सी लड़की तुझे लाइन देती है और तू है कि उसे कभी नज़र भरकर देखता नहीं। काश मैं तेरे जैसी किस्मत हमारी होती तो हर रोज़ डेटिंग करते, रात डिस्को में गुजारते। राजन बोला। सागर चिढ़कर बोला, ये नुमाइश की चलती फिरती दुकान, मुझे चिढ़ है इन सब से। खूबसूरती हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है राजन। यह बात सुनकर राजन और साथ खड़े लड़के हंसने लगे। लो मियाँ शायर भी बन गए हैं आजकल, क्या कहने भाई, वाह। देखो हम यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, ना कि मटर गश्ती करने। तुम लोग चाहे मुझे बाबा कहो, मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहकर सागर तेज़ी से चला गया। उसे सब पसंद नहीं था, उसे अपना करियर बनाना था। वो इन फालतू के लफड़ों में फंसकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था। एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने पापा की मदद करना चाहता था और फिर उसे अपने दोनों छोटे बहन भाई का सपना भी साकार करना था। सरिता पापा के साथ सामान खरीदने बाज़ार गई थी, अपनी पसंद का लहंगा खरीदा और अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ियाँ, ये सारा सामान लेकर घर आ गई। सरिता सारा सामान लेकर अपने कमरे में आ गई थी। सब सामान रखकर वापस बरामदे में आ गई। प्रेमा बोली, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तेरे बाबा काफ़ी थके थके लग रहे हैं। डॉक्टर ने इन्हें ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने अभी तक जांच नहीं करवाई है। हाँ प्रेमा, आप सही कह रही हो, मैं कल ही डॉक्टर पास जाकर चेक करवा लूँगा, सुभाष बाबू ने कहा। हाँ बाबा, आप सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना किया करें। डॉक्टर साहब से रेगुलर चेकअप करवाएं, यह है आपकी एज की डिमांड भी है। हाँ सरिता, तू ठीक कह रही है, कल ही चेकअप करवा लेता हूँ। सरिता सुनकर रिलैक्स हो गई। वह पीछे किचन में गई। प्रेमा चाय बना रही थी। उसके गले में बाहें डालकर बोली, माँ कल आप भी बाज़ार जाकर कोई नई साड़ी खरीद कर लाइए, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं मार्केट में। प्रेमा बोली, मेरे पास वैसे ही बहुत साड़ियाँ पड़ी हुई हैं सरू, अब तो पहनने ओढ़ने के दिन तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। जब बेटी जवान हो जाती है ना, तो माँ उसी में जवानी के दिन ढूंढती है और अपना रंग रूप भी। अब तो मेरी उम्र भी हो चली है। नहीं माँ, ऐसा ना कहो, आप आज भी बहुत ही खूबसूरत लगती हो, और फिर कोई बेकार भी नहीं, बेडोला फिगर भी नहीं, फिगर भी आपका अच्छा है, और फिर सजना संवरना तो औरत का हक है, आप भी पीछे नहीं रहेंगी। मेहमानों में आप सबसे अलग लगनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप सरिता की मम्मी हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, आभा दीदी का संगीत है, आप भी जल्दी से आ जाइए। प्रेमा ने कहा, ठीक है तू जा, मैं आ जाती हूँ। सरिता अपने कमरे में गई, अपना हुलिया आईने में देखा और देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। पिंक कलर की फ्रॉक, चूड़ीदार पजामे में उसका मासूम चेहरा बहुत ही दमक रहा था। वह चंपई चंपई हो रही थी। अब उसे खुद पर भी नाज होने लगा था। मुस्कुराते हुए आभा के घर चल दी। पहले माधुरी के घर जाना था, उसे भी साथ में ले जाना था। माधुरी के घर जाकर दरवाज़ा बजाया। कल्ली ने दरवाज़ा खोला, जो माधुरी की छोटी बहन थी। आईने के सामने खड़ी माधुरी तैयार हो रही थी। उम्र में वो वैसे सरिता से 1 साल बड़ी थी और अब साड़ी पहनने से काफ़ी बड़ी लगने लगी थी। उसने मेहरून कलर की साड़ी पहनी थी और सरिता को देखकर बोली, मैं भी बस तैयारी हो रही थी, देख तो जरा मैं कैसी लग रही हूँ। सरिता ने देखा माधुरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह मेहनतकश थी और उसका बदन भी गठा हुआ था। सरिता ने देखा तो वह शरारत से बोली, बाई जी की साड़ी है, लेकिन मालिक ने दी है, कह रहे थे तुम्हारी बाई जी बहुत मोटी हो गई है, उसे अब यह साड़ी ब्लाउज़ नहीं बनेगा, तू ले जा, तू पहन लेना, तुझ पर खूब जमेगा। सरिता उसे बड़ी हैरत से देख रही थी। माधुरी के सेठ की नीयत की खोट सरिता भांप रही थी, लेकिन माधुरी इतनी खुश थी कि वह उसकी खुशी देखकर चुप रह जाती थी। तभी माधुरी बोली, चल जल्दी चल, दीपू बुलाने आया था संगीत के लिए, अच्छा हुआ जो तू ही आ गई, वरना मुझे आना पड़ता तुझे बुलाने के लिए। आभा का घर दूर से रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। मेन गेट से लेकर पूरा सजाया गया था लाइटिंग से। माधुरी बोली, ऐश तो रईसों के होते हैं यार, भगवान आदमी की ज़िंदगी दे तो अमीर घर में ही पैदा करे, वरना जानवर बनाकर पैदा कर दे, जिन्हें इस समाज के नियमों से कोई वास्ता ही ना हो। सरिता उसकी मनोदशा समझ रही थी। कितने दुख और अभाव में वो जवान हुई और उसका आक्रोश समाज के प्रति सही ही था। फिर भी सरिता ने कहा,
अपनी अपनी किस्मत है माधुरी, इस तरह बातें मत किया कर। लेकिन तू देखना, मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। माधुरी हर बार ऐसी बात करती थी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता था और एक दृढ़ता सी नज़र आने लगती थी उसकी नज़रों में। संगीता 2 पल तो चौंक सी गई, ऐसा क्या सोच रखा है इस लड़की ने। तभी वो हॉल के गेट तक पहुंच चुकी थी। अंदर संगीत का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। पूरे हॉल में गीतों की आवाज़ गूंज रही थी जो मोहल्ले की औरतें गा रही थीं। एक तरफ साइड में स्टेज बना था डांस करने के लिए। डीजे अभी बजना शुरू नहीं हुआ था क्योंकि अभी औरतों के बनड़ी गाने की रस्म चल रही थी। स्टेज के सामने दूसरी तरफ आभा दीदी को बैठाया गया था। हरे लहंगे में वो और हरे रंग के ही ब्लाउज में आभा का साधारण रूप भी निखर कर असाधारण बन गया था। साधारण दिखने वाली आभा आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। कुछ चमक तो माहौल से भी आ जाती और फिर शादी की खुशियों की रौनकें ही अलग होती हैं। सरिता और माधुरी आभा की तरफ ही चली गई थीं। आराधना और सीमा दीदी भी आभा के पास ही बैठी थीं और मोहल्ले की सहेलियां आभा को घेरे हुए थीं। साइड में ही दीदी और कमला और दादी मेहमानों को लेकर बैठी थी। रजनी भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, शायद अंदर होंगी, सरिता ने सोचा। उसकी नज़रें रजनी को ढूंढ रही थी। आभा माधुरी को देखकर खुश हो रही थी। साड़ी में उसे पहली बार देख रही थी। वो बोली, माधुरी कैसी है रे तू तो भूल ही गई मुझे। कितने दिनों बाद, महीनों बाद देख रही हूँ तुझे, बहुत सुंदर हो गई है तू तो। माधुरी भी कहीं पीछे रहने वाली थी, तपाक से बोली, मैं कहाँ, सुंदरता की मूरत तो आप लग रही हैं। किसी की नज़र न लगे आभा दीदी, कसम से आप तो पूनम का चांद लग रही हो। सरिता ने भी माधुरी की हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सच्ची आभा दीदी, आप बेहद सुंदर लग रही हैं। आज इस ड्रेस में आराधना दीदी ने ही मेकअप किया होगा ना। यह जादू तो बस इन्हीं के हाथों में है ना आभा दीदी। आभा बोली, हाँ इसी ने किया है। आराधना भी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है। अब इससे अगली कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। और मेरी पूरी कहानी देखने के लिए 1 नंबर से आपको मेरे वीडियो देखने होंगे, तो फिर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।